RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। विद्युत रसायन चैप्टर की पिछली वीडियो में हमने आपको निर्देश इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी इलेक्ट्रोड का विभव कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में जानकारी दी थी। और आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक, विद्युत रासायनिक श्रेणी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा के माध्यम से, परीक्षा के नजरिए से ये आपका बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन में भी क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में हम अलग अलग धातु इलेक्ट्रोडों का विभव ज्ञात कर लेते हैं। तो उन विभवों के क्रम में अगर हम धातुओं को रख दें उनके घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी ECS कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा आप कुछ इस प्रकार से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि यदि विभिन्न धातुओं को, विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रख दिया जाए, आप यहाँ पर घटते क्रम में भी रख सकते हैं, लेकिन एक निश्चित परिभाषा अगर हम लेकर चलें, इलेक्ट्रोड विभवों को उनके बढ़ते हुए क्रम में रख दिया जाए तो प्राप्त श्रेणी ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। अब ये विद्युत रासायनिक श्रेणी यहाँ पर जो आपकी बुक में दी गई है उसका क्रम रूप कुछ इस प्रकार से है कि एक तरफ तो समीकरणें दी हुई हैं, जैसे कि Zn होता है, ये Zn2 पॉजिटिव बना देता है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। यहाँ पर ये ऑक्सीकरण हुआ, जैसे कि आपका डैनियल सेल लिया था जिंक और कॉपर के मुकाबले में। लेकिन जो विद्युत रासायनिक श्रेणी दी गई है, जो बनाई गई है, वो अपचयन विभव के रूप में बनाई गई है, यानी Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Zn बना देता है, क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन विभव को ही कहा जाता है। और यहाँ पर जो इसका अपचयन विभव होगा वो माइनस का 0.76 वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस अपचयन के रूप में, यानी धातुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात जो अभिक्रिया बनती है और जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है उसके क्रम में, जैसे कॉपर के लिए भी अगर दिया गया है तो कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बना देता है और यहाँ पर प्लस का 0.34 वोल्ट उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में माइनस से प्लस की ओर को रखा गया है, तो इसमें जो श्रेणी प्राप्त होती है इस क्रम में उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में से कुछ मेन धातुओं को, मुख्य धातुओं को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उस श्रेणी को किस प्रकार से याद करते हैं। क्योंकि विभिन्न धातुओं का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो हम निर्देश इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE के द्वारा निर्धारित करते हैं, जिसका इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट माना गया है। तो इसी के आधार पर, इसी के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर विद्युत रासायनिक श्रेणी का निर्माण किया जाता है। वैसे ये परिभाषा में लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का आधार क्या है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का आधार स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। इसी को आधार मानकर विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने के लिए, समझने के लिए अगर हम देखें तो 2-4 बातें आपको पहले बताना चाहूंगा। जैसे आप लोग गाने तो सुनती होंगे, संगीत पद में जो होता है, पद के रूप में, उसमें एक अंतिम शब्द में जो लय मिलाई जाती है, तुकबंदी कराई जाती है। जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। चून और सून दोनों एक जैसे हैं। इसी प्रकार से अगर हम गानों की बात करें तो सुनो ना संगे मरमर कि ये दीवारें कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, दीवारें और तुम्हारे, वहां भी तुकबंदी कर दी गई। इसी प्रकार से विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने के लिए हमने भी जो कविता बनाई है उसमें भी अंतिम शब्द तुकबंदी के रूप में भी लिया जा सकता है। अब इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने से पहले आप लोगों के लाइफ में होने वाली कुछ छोटी सी घटना के बारे में बता सकता हूं।
थोड़ा ध्यान से समझना, उसी के आधार पर आप इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद कर सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी अच्छा पढ़ रहा है, टीचर्स को केवल दो ही प्रकार के विद्यार्थी अपनी जिंदगी में याद रहते हैं, या तो वे विद्यार्थी जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, टीचर्स उनको याद रखते हैं, या फिर वे विद्यार्थी जो बिल्कुल आफतियारे होते हैं, बहुत ज्यादा हा हुल्ला मचाते हैं अपनी कक्षा में, बदतमीज टाइप के, जो लिमिट से ज्यादा बदतमीज होते हैं, या उनको। तो दोनों का स्टेटस जो होता है टीचर्स की नजरों में वो भी अलग अलग ही होता है। कभी भी जो पढ़ने वाला बच्चा है उसे सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं होती टीचर्स के सामने कि किसी भी बात की, जैसे कि अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो जो पढ़ने वाला बच्चा है टीचर्स प्रैक्टिकल में उस पर विशेष ध्यान दे देता है, आप समझ रहे होंगे। तो इस आधार पर अगर बच्चा नहीं पढ़ता है, यानी वो पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है, तो उसका लेवल स्टैंडर्ड टीचर्स की नजरों में अलग होता है, पढ़ने वाले का अलग होता है और बदतमीजी करने वाले का बिल्कुल अलग होता है। तो सबके लेवल अलग अलग होते हैं। अगर बच्चा मेहनत करता है तो वो अपने स्टैंडर्ड्स को टीचर्स की नजरों में इंप्रूव भी कर सकता है। आप लोगों ने हाई स्कूल के, अपनी कक्षा 11 के, अन्य कक्षाओं के भी एग्जाम दिए होंगे और हो सकता है आपने चीटिंग न की हो, नकल न की हो, ईमानदारी से पास हो गए हो। लेकिन आपकी जानकारी में कोई ऐसा भी स्टूडेंट जरूर होगा जो नकल करता हुआ होगा और एग्जाम में पकड़ा गया होगा। तो अक्सर क्या होता है कि जो नकल करने वाले बच्चे हैं वो कागज पर छोटी छोटी परिभाषाएं बनाते हैं, बहुत सारी पर्चियां बना लेते हैं कि ये प्रश्न भी आ सकता है, ये प्रश्न भी आ सकता है, इसकी भी पर्ची बना लो, इसकी भी पर्ची बना लो, और ज्यादा नहीं करते तो बुक में से पेज को ही फाड़ लिया जाता है। लेकिन बुक में से पेज फाड़ने पर उसमें 2-4 लगातार एक ही चैप्टर क्वेश्चन आएंगे, वो बुक का और नुकसान कर देता है, बुक का नाश कर देता है। तो चलिए हम यहाँ पर जो अपनी कविता बना रखी है उसी की भूमिका तैयार कर लेते हैं। तो बच्चे नकल करने के लिए बहुत छोटी छोटी पर्चियां बनाते हैं और फिर विद्यालय में जब पेपर दे रहे होंगे तो नकल करते हुए जब पकड़े जाते हैं तो फिर टीचर्स के पैर पकड़ते हैं कि गुरुजी गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। आपका कोई मित्र नकल करते हुए अगर पकड़ा गया तो फिर आप उसका जिक्र भी करते हैं। तो हमारी जो पहली लाइन है वो इसी से है, लिखे पर्चियां बेहिसाबों से। यानी बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं पर्चियां बनाने में, बेहिसाब पर्चियां लिखते हैं। तो लिखे पर्चियां बेहिसाबों से, और जब वो नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो टीचर्स को कहता है गुरुजी आगे से ऐसा नहीं करूंगा, तो सर जी कभी नाराज मत होना, आप हमसे नाराज मत हो। अब आपका जो मित्र है वो नकल करता हुआ पकड़ा गया तो हो सकता है आपके घर वाले भी आपके उस मित्र को जानते हैं, और जैसे कि अगर हमारा कोई मित्र पकड़ा गया जो हमारे घर वाले भी जिसको जानते हैं, तो हम कमरे से बाहर निकलते ही, एक कमरे में आप हो, आप दूसरे कमरे में आपका मित्र है, तो आपको पता चल जाएगा, भले ही वो दूसरे कमरे में है, बाहर निकलते ही आपके दूसरे साथी बता देंगे कि आज तो फला विद्यार्थी, आज तो हरिओम नकल करता हुआ पकड़ा गया और टीचर ने उसको बहुत चाटे लगाए, चपात भी लगाए। तो इस प्रकार से आपको कमरे से बाहर निकलते ही पता चल जाएगा। तो उसका जिक्र आप अपने घर पे भी जाकर करते होंगे कि आज मम्मी, आज तो पापा, आज वो पकड़ा गया नकल करते हुए, तो उसको टीचर्स ने बहुत मारा। आप घर, स्कूल से घर तक भी अगर आपके एक दूसरे साथी भी होंगे जो उसको जानते हैं तो आप आपस में जिक्र करते रहते हैं। तो वही है अलग मंजिल जहानों में, यानी अलग अलग मंजिल, स्थान, जहान, दुनिया में भी जिक्र कर सकते हो। और अगर मर गए, भगवान मिल जाए, फरिश्ते मिल जाएं, तो आप फरिश्तों से भी जिक्र कर सकते हो कि आज तो वो नकल करते हुए पकड़ा गया था। लेकिन मरना नहीं है, अभी हमें पढ़ना है। वही है क्रिया वर्ब, ये कार्य करना है, अभी विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करना है। लेकिन अगर वो विद्यार्थी जो नकल करता हुआ पकड़ा गया, अगर वो थोड़ी सी कड़ी मेहनत कर ले, तो कड़ी मेहनत को नहीं स्टेटस मिले, मेहनत भी उतनी होनी चाहिए कि हम एक पत्थर को फोड़ रहे हैं, जब तक वो पत्थर फूट नहीं जाएगा तब तक हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं होगा। तो मेहनत भी, कड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन उसको भी स्टेटस टीचर्स की नजरों में तब स्टेटस मिलेगा, तब वो अच्छा माना जाएगा जब वो लेड हाइड्रोजन से पहले तक याद कर लेता है। तो लेड हाइड्रोजन से पहले हमारी 3 लाइनें हैं, टोटल 4 हैं, 3 लाइनें हमारी याद हो चुकी, और लेड हाइड्रोजन से पहले तक हमें वो स्टेटस नहीं मिलता। अब अगर बात हम धातुओं की करें तो आप लोग भी जानते होंगे कि सबसे महंगी धातु जो हमारी नॉलेज में होती है, जानकारी में होती है, वो सोना होता है, जिसको सबसे अच्छा माना जाता है। अगर हम महिलाओं की बात कर ले तो महिलाओं को अगर हम एक तरफ तो लोहे की चेन या अंगूठी दे दें
और एक तरफ रख दें सोने की अंगूठी, तो जाहिर सी बात है वो सोने की अंगूठी की तरफ ही दौड़ेंगे, क्योंकि सोना धातु जो है वो लोहे के मुकाबले, या चांदी को भी अगर रख देते हैं, चांदी और सोने की दो अंगूठी रख दे और कह दिया जाए कि एक उठा लो, तो वो सोने की उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सोना अच्छी धातु मानी जाती है, कीमती धातु होती है। तो उसी क्रम में अगर हम तांबे को, चांदी को, लोहे को लेकर चलें, तो यहां देख लेते हैं मगर। हम लेड हाइड्रोजन से पहले तक तो याद कर चुके हैं, मगर कॉपर यानी तांबे के जो यहाँ पर पारा लिखा हुआ है इसको पास पढ़ लीजिए। कॉपर के पास आप तांबे की तरह लाभदायक तो हो सकते हैं, लेकिन चांदी की प्लेट में सोना ही सोना। ये कहा गया है कि आपको स्टेटस मिल जाएगा, लेड हाइड्रोजन से पहले तो नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप अंतिम लाइन पर आते हो तो आप जो तांबे की तरह के थे, चांदी के पास आने के बाद कॉपर पास आप चांदी की तरह हो जाएंगे। फिर प्लेटिनम होता है, अभी मैं यहाँ पर धातु लिखूंगा किस प्रकार से करेंगे, आप सोने की तरह चमक जाओगे। तो आपको पहले तो ये कविता याद करनी है। ये 4 लाइनों की कविताएं जो आप कक्षा 6-7 में, बल्कि कक्षा 4-5 में आपको 4 लाइन की कविता लिखने के लिए आती है एग्जाम में। 6-7-8 में 8 लाइन की कविता आ जाती है, और कक्षा 10 में भी आप लोगों ने अंग्रेजी में तो सेंट्रल आइडिया वगैरह लिखे होंगे या पोएम लिखी होगी, इस प्रकार से आ जाते हैं ना। तो आपको भी यहाँ पर ये 4 लाइन की कविता याद करनी है। एक बार इसको रिवाइज कर रहा हूं मैं, फिर इसके बाद हम उन धातुओं की लिखेंगे जो हमारी इस कविता से तैयार हो जाती हैं। लिखे पर्चियां बेहिसाबों से, कभी नाराज मत होना, अलग मंजिल जहानों में जिक्र फरिश्तों से भी करना, कड़ी मेहनत को नई स्टेटस मिले लेड हाइड्रोजन से पहले, मगर को परपास चांदी की प्लेट में सोना ही सोना। तो अब देखते हैं इसके द्वारा हम कौन कौन सी धातुएं ले सकते हैं, बना सकते हैं। लिखे का ली ले लीजिए, ली यानी लिथियम आ जाएगा। पर्चियों का पे से आपका पोटेशियम होता है जिसका सिंबल होता है के। बेहिसाबों में आपका आ जाएगा बेरियम, और से आ जाता है स्ट्रोंसियम। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंसियम। कभी का Ca, कभी का Ca आ जाएगा। नाराज का Na, और मग शब्द लेकर चल सकते हैं, मग अर्थात मैग्नीशियम। होना से यहाँ पर कोई तात्पर्य नहीं है। इसके पश्चात अलग, अल आया तो एल्यूमिनियम हो गया। मन Mn आ गया यानी मैंगनीज हो गया। जहान जेड यानी जिंक हो गया। में से कोई अर्थ नहीं है। जिक्र कर मैंने अलग अलग लिखा है तो जी से भी कोई अर्थ नहीं, कर से क्रोमियम आ जाता है। और Fe फेरस होता है, उस फेरस से शब्द बना दिया फरिश्ते, यानी Fe यहाँ पर लोहा आ जाता है। से करना का कोई अर्थ नहीं है, ये तो वही ना तुकबंदी है। दरअसल मैं कुमार विश्वास जी की कविताएं सुन लेता हूं, और एक बार मैं उन्हीं की एक कविता सुन रहा था कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, तो उसी की तरह से, उसी के आधार पर मैंने इन लाइनों का निर्माण किया था। आप वैसे याद करने के इसके अन्य भी तरीके हैं, अलग अलग टीचर्स के द्वारा अलग अलग तरीके बताए जाते हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे समझ सकते हैं। याद होना चाहिए, बस आपका स्टेटस तभी बनेगा जब आप कुछ पढ़ लेंगे, कुछ याद कर लेंगे। तो अगली लाइन में देखिए, कड़ी सीढ़ी, कड़ी मेहनत में कोई अर्थ नहीं है। कोबाल्ट, कड़ी मेहनत को नहीं, नहीं। स्टेटस, स्टेनस शब्द से बना हुआ है, स्टेनस यानी SN। मिले का कोई अर्थ नहीं, लेड हो गया PB, और H से पहले हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन ही है आपका। मगर का कोई अर्थ नहीं है। कॉपर का Cu, और मैंने अभी यहाँ पर ये पास का, अगर ये बीच से हम डंडा हटा दे तो पारा बन जाता है, और पारा होता है मरकरी। मगर कॉपर पास चांदी यानी Ag की प्लेट यानी Pt में सोना यानी Au ही Au। तो इस प्रकार से आप इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद कर सकते हैं, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में मैंने अभी आपको बताया है कि उसमें धातुएं दी गई हैं, उन धातुओं की अपचयन समीकरणें दी गई हैं, और उनके फिर इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं। आपको इलेक्ट्रोड विभव याद करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं उनको एग्जाम में पूछता। अगर पूछा जाता है तो इसके जो अनुप्रयोग होते हैं ये एक निश्चित क्रम है, ऊपर से नीचे की ओर आप इसको लेकर चल सकते हैं। क्रियाशीलता का क्रम है, ताकत का क्रम है। जैसे जो धातु पहले आ जाती है, एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं, वैसे अभी अनुप्रयोग हम इसके आगे पढ़ेंगे।
तो ऐसे यहाँ पे लिथियम और पोटेशियम दो क्रमागत आई हैं, तो हम कह सकते हैं कि लिथियम ज्यादा क्रियाशील होती है, ज्यादा प्रबल ताकतवर होती है पोटेशियम के मुकाबले। जो धातु पहले आती है वो बाद वाली से ज्यादा क्रियाशील होती है। वही अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग, जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो लाइन, ये लाइन है। जैसे एल्यूमिनियम मैंगनीज की बात अगर हम करें, या हम एल्यूमिनियम और लोहे की बात करें, तो एल्यूमिनियम ज्यादा क्रियाशील होता है लोहे से। और अगर हम लोहे की और चांदी की बात करें तो लोहा पहले आ गया, चांदी बाद में आई है, तो लाइन अब लोहे से शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोहा पहले है, ताकतवर है, प्रबल है। तो इस आधार पर आप लोग इसको याद कर लेंगे, और अगली वीडियो में हम इसके अनुप्रयोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि जब तक ये आपके याद नहीं होगी तब तक आप अनुप्रयोग भी अच्छी प्रकार से नहीं सीख पाएंगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसको अपनी कॉपी में नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके, और इसका कम से कम, अगली वीडियो हम कल प्रस्तुत करेंगे आपके सामने, तो उससे पहले कम से कम इसको 15-20 बार आप रिवाइज कर देना। जैसे देखा होगा ना छोटे बच्चे, अब एक बार उनको गिनती सिखा दीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके पश्चात फिर उनका काम क्या होता है, वे खेलते खेलते भी 1 2 5 10 5 15 इस प्रकार से कुछ भी गिनती गाते रहते हैं। तो जब आप इसको 5-7 बार दोहराएंगे तो कभी आप मंजिल पहले बोलेंगे, कभी आप स्टेटस पहले बोलेंगे, लेकिन जब याद हो जाएगी, अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको 2 का पहाड़ा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो इतनी बार रिवाइज हो चुका है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर आपके याद इतना ज्यादा कैसे है, तो उन्हें ये नहीं मालूम कि जितना वो एक दिन में पढ़ते हैं इतना तो हमने एक एक सेकंड का याद कर दिया गया, हमारी याद एक एक सेकंड का हो चुका है। तो हमारी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप याद हो जाती है। और कुछ इस प्रकार की बातें तो जब अपने दिमाग से खुद तैयार करते हैं तो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप भी इसको दोहराइए, बार बार याद कीजिए। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको आसानी से याद कर लेंगे, और अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको फिर अगली वीडियो जो कि इसके अनुप्रयोग आएंगे, विद्युत रासायनिक सरणी के अनुप्रयोग, वे आपको आसानी से याद हो जाएं। तो मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा कि अगली वीडियो में आप इसको जरूर याद कर ले अगली वीडियो से पहले। और यदि आपको इसके अलावा कोई अन्य तरीका अच्छा लगता है, अन्य तरीका आपको आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना तरीका भी सुझा सकते हैं, हमको बता सकते हैं कि हाँ हमने इस तरीके से इसको याद किया है। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।